चैप्टर 23 अश्वत्थ की खिंचाई। मिस्टर वशिष्ठ हंसते हुए बोले, जब मेरी नई शादी हुई थी तो मैं भी ऐसे ही हरकतें करता था। तभी मिसेज वशिष्ठ भी वहां आ गई और बोली, ये मुझे 4 साल तक, जब तक मैं एक बच्चे की मां नहीं बन गई, मुझे अपनी किसी भी बिजनेस पार्टी में लेकर नहीं गए। सब ने मिसेज वशिष्ठ को देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्टर वशिष्ठ ऐसा भी कर चुके हैं। उन्होंने मिसेज वशिष्ठ का भी आशीर्वाद लिया। मिसेज वशिष्ठ अश्वत्थ को छेड़ते हुए बोली, तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी बीवी को कोई चुरा ले जाएगा? अश्वत्थ बोला, मैं ऐसा नहीं सोचता, मेरी बीवी मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती। मिस्टर वशिष्ठ हंसने लगे। अश्वत्थ बोला, मैं सच कह रहा हूँ, उसकी तबीयत खराब है। मिसेज वशिष्ठ और मिस्टर वशिष्ठ उसे अजीब नजरों से देखने लगे। मिसेज वशिष्ठ बोली, तबीयत खराब है या फिर तुमने उसे बहुत परेशान किया है? ये सुनकर सारे लड़के हंसने लगे। अब्रम दांत दिखाते हुए बोला, आंटी आपको तो पता ही है ना, हमारे अश्वत्थ साहब को रोमांस का ABCD भी नहीं आता, क्या खाक परेशान करेगा? तो मिसेज वशिष्ठ बोली, शादी होने के बाद हर आदमी ये सीख जाता है, और ये तो मल्टी टैलेंटेड इंसान है, क्यों? और अश्वत्थ के कान खींचने लगी। सबको बड़ा मजा आ रहा था अश्वत्थ की खिंचाई में। अश्वत्थ भी हंस पड़ा। आदित्य बोल पड़ा, वैसे आपने सही कहा, मेरा भाई भी लगभग सीख चुका है, मतलब जल्द ही मेरे चाचा बनने की इच्छा पूरी होने वाली है। मिस्टर वशिष्ठ और मिसेज वशिष्ठ ये सुनकर हैरान रह गए और अश्वत्थ को देखने लगे। अश्वत्थ ऊपर की तरफ देख रहा था। ये देखकर मिसेज वशिष्ठ और मिस्टर वशिष्ठ हंस पड़े। कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा था, पर सब समझ पा रहे थे कि कोई इंटरेस्टिंग बात चल रही है, और सब हैरान भी थे, क्योंकि अश्वत्थ बहुत ही कम हंसता था। उसका हंसता हुआ चेहरा देखना मानो 100 की साल तपस्या करने जैसा था। उन्हें आज अश्वत्थ में काफी चेंजेस भी दिख रहे थे आए। मिस्टर तारुष आर्यन और उसका बेटा रेयान आर्यन उन्हें दूर से पार्टी में देख रहे थे। उन्हें देखकर मिस्टर आर्यन के दिल में एक दर्द सा उठने लगा। रेयान भी उन्हें देखकर मन में सोचने लगा, क्या वो सब एक साथ फैमिली की तरह नहीं रह सकते? जैसे अश्वत्थ सबको अपना फैमिली मेंबर मानता है, क्या उन्हें नहीं मान सकता? फिर वो सब अंदर आए। मिस्टर वशिष्ठ और मिसेज वशिष्ठ ने उनके लिए एक VIP टेबल बुक कर रखा था। वहां जाते ही सबके सब पैर पसार कर बैठ गए। अश्वत्थ ने जब उन्हें घूर कर देखा तो सब वेल मैनर्ड ढंग से बैठ गए। इसे देखकर मिस्टर वशिष्ठ बोले, बेटा क्या तुम अपनी प्रजा पर ज्यादा अत्याचार नहीं कर रहे हो? ये सुनकर ओरमन बोला, हाँ अंकल, हम पर ज्यादा ही अत्याचार करने लगा है। देखिए ना, शादी हो गई है, बीवी पर ध्यान देने के बजाय हम लोगों पर ध्यान देता है। इसे तो जल्दी से हमें गुड न्यूज सुनानी चाहिए। अश्वत्थ मन में सबको 1000 गालियां दे रहा था। सब लोग फिर से उसकी खिंचाई कर रहे थे। अश्वत्थ बोला, हेलो, बच्चा है, कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं है कि ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय देने आ गया। मिस्टर वशिष्ठ बोले, देखो बेटा, मेरा बेटा जब 26 साल का था तभी उसकी शादी हो गई और उसका एक बेटा और एक बेटी भी है, इसलिए सबको चिंता हो रही है। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? अश्वत्थ उन्हें घूर कर देखने लगा। तो मिस्टर वशिष्ठ जल्दी से बोले, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो जल्दी बुरा मान जाते हो, जब तुम्हारी मर्जी हो तब बेबी प्लानिंग कर लो। और वहां से निकल लिए। ये देखकर सब हंसने लगे। तभी मिसेज वशिष्ठ बोली, मैं भी दूसरे मेहमानों को देखती हूँ, और चली गई। उनके जाने के बाद मिस्टर वशिष्ठ का बेटा अभय आ गया और बोला, तो आखिर हमारे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के गले में भी शादी का पट्टा पड़ ही गया। ये सुनकर सब हंसने लगे। अश्वत्थ ने सबको घूर कर देखा, तब तक अभय भी बैठ चुका था। अभय बोला, तुम भाभी को लेकर क्यों नहीं आए? अश्वत्थ कुछ बोलता उससे पहले ही अभय बोला, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बीवी को लेकर उलझू हो जाएगा? ये सुनने के बाद अश्वत्थ अपनी आईब्रो कसते हुए बोला, हाँ यही बात है, इसीलिए लेकर नहीं आया। जाओ माइक लेकर सबको बता दो, तुम लोग तो इसे सीक्रेट रखने के बजाय पब्लिकली अनाउंस करने में लगे हुए हो। सब लोग अपने कान पकड़कर बोले, सॉरी। अभय बोला, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे डैड? और चुप हो गया, क्योंकि इसके बाद सबके चेहरे सीरियस हो गए थे। सबको अच्छे से पता था कि अश्वत्थ और आदित्य अपने डैड से कितनी नफरत करते थे। वो लोग तो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। आदित्य और अश्वत्थ को जो पसंद नहीं था वो बाकियों को भी पसंद नहीं था। वो सब इन दोनों के लिए लॉयल थे। अब्रम माहौल को ठीक करते हुए बोला, क्या तुम लोग भी? ठीक है, आ गए हैं तो आ गए हैं, अब क्या हम उनका आशीर्वाद लेने चलें? अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। वे लोग फिर हंसी मजाक करने लगे। अभय अश्वत्थ का मूड बदलते हुए देख पा रहा था। वो मन में बोला, गॉड प्लीज, अश्वत्थ सेटल हो गया है, अब इसकी लाइफ में कोई भी मुसीबत मत लाना। वो प्रे कर ही रहा था कि तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। सब वाकिफ थे और इस आवाज को सुनकर सब चिढ़ गए। उन्होंने देखा, लेकिन अश्वत्थ ने नहीं देखा। वह अपनी वाइन की ग्लास को हिला रहा था। आदित्य बड़बड़ाते हुए बोला, क्या फूटी किस्मत है, वशिष्ठ अंकल को क्या जरूरत थी इस छिपकली के खानदान को इनवाइट करने की? इसको देखकर मुझे खून की उल्टियां करने का मन करता है।
सब लोग उसे देखकर अजीब सा मुंह बनाने लगे। वह कोई और नहीं चार्वी सहाय थी। उसने एक बहुत ही महंगा और स्ट्रपलेस गाउन पहन रखा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बहुत सारा मेकअप लगा रखा था। वो एकदम एक परी की तरह लग रही थी। जब से वो पार्टी में आई थी तब से उसकी खूबसूरती लाइमलाइट में थी। वो अपना गाउन पकड़कर नज़ाकत से चलते हुए आए और बोली, हेलो गायज। उद्धरण चिन्ह। वो अश्वत्थ को देखकर बोली, यू आर लुकिंग डैशिंग अनबिलीवेबल। ये सुनकर अब्रम बोल पड़ा, क्या तुम पहली बार उसे देख रही हो जो बिलीव नहीं कर पा रही हो। ये सुनकर चार्वी को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था अगर वो उन सबको अच्छा ट्रीट नहीं करेगी तो अश्वत्थ कभी उसे पसंद नहीं करेगा। वो बैठने के लिए एक चेयर ढूंढने लगी, पर वहां पर एक भी चेयर अवेलेबल नहीं थी और ना ही कोई उसे बैठने देना चाहता था, क्योंकि वो बीच में कबाब में हड्डी की तरह प्रकट हो गई थी। वो लोग अच्छा खासा एंजॉय करते और बीच में उसकी शक्ल देखनी पड़ गई थी और सबका मूड खराब हो रहा था। ओरियन सेल्वन के कंधे पर सिर रखते हुए बोला, क्या कोई इस छिपकली को उठाकर फेंक सकता है? कसम से मैं पूरी जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। फिलहाल उसने ये धीमी आवाज में बोला, इसलिए चार्वी ने नहीं सुना। सेल्वन बोला, डोंट वरी, इसे हमें अब झेलना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे बिग बॉस ने शादी कर ली है और दादाजी यंग मैडम को बहुत पसंद करते हैं और ये मेकअप की दुकान हमारी मैडम के सामने कुछ भी नहीं है। प्रत्युष बोला, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा देर तक रही तो मैं यहाँ नहीं रहने वाला। आदित्य उसका हाथ पकड़कर बोला, खबरदार, जो जाने की बात की तुम उसके लिए सीट छोड़कर जाना चाहते हो, बेवकूफ आदमी। तो प्रत्युष बोला, मैं सीट भी साथ लेकर जाऊंगा, समझे। चार्वी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगी। वो क्या कह रहे थे ये तो वो नहीं सुन पा रही थी, पर उसे पता था कि वो लोग उसके आने से खुश नहीं है। उसे उससे कोई मतलब नहीं था, उसे तो अश्वत्थ को रिझाने से मतलब था। चार्वी बोली, देखो ना अश्वत्थ, कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस भी कर रहे हैं, चलो ना हम भी डांस करते हैं। तो ओरमन बीच में बोल पड़ा, अश्वत्थ, हाँ यार, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डांस करने में कंपनी दूंगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अश्वत्थ मन में बोला, मेरे दोस्त बहुत प्रोटेक्टिव हैं, मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उन्हें ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। आदित्य भी बोला, हाँ भाई, आप मेरे साथ चलो, और अश्वत्थ का हाथ पकड़ लिया। तो चार्वी बोली, तुम लोग लड़के हो, तुम उसके साथ कपल डांस करोगे। तो आदित्य उसे घूर कर देखने लगा। वो मन ही मन चार्वी को मर जाने का श्राप दे रहा था। वो मन में बोला, तुम्हें तो एक दिन मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी, तुम बहुत बुरी हो, ये जो तुम दिखाती हो ना कि तुम कितनी अच्छी हो, ये सिर्फ एक मुखौटा है। वो कुछ नहीं बोला। अश्वत्थ बिना एक्सप्रेशन के बोला, क्या तुम भूल रही हो, मुझे डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी चुड़ैल के साथ भी नाचने को तैयार हूं, पर तुम्हारे साथ नहीं। तो जाकर किसी और पर ट्राई करो, मैं तुम्हारे लिए कभी भी अवेलेबल नहीं हूं और ना ही तुम मुझे इम्प्रेस कर सकती हो, सो प्लीज गो। तो चार्वी इतराते हुए बोली, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे दादाजी मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं? तुम्हें तो मेरे साथ एक दिन शादी करनी ही है, तो इतना नखरे क्यों दिखा रहे हो? अश्वत्थ ने उसे अपनी गुस्सैल नजरों से देखा। एक पल के लिए चार्वी डर गई। वो बोली, तुम इस सच को नहीं बदल सकते, समझे। अश्वत्थ के होठों पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। वो कुछ नहीं बोला और चार्वी पैर पटकते हुए चली गई। तभी आदित्य की नजर एक बिजनेसमैन पर पड़ी जो उनकी तरफ ही आ रहा था। उसे देख के वो अपना सिर प्रत्युष की कोट के अंदर छुपाने लगा। तो प्रत्युष उसे दूर करते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम क्या मेरी इज्जत लूटने की सोच रहे हो इतनी ऑडियंस के बीच? पागल आदमी। आदित्य बोला, तुम्हारी इज्जत कौन लूट रहा है, मैं तो अपनी इज्जत बचा रहा हूँ। अब्रम बोला, क्या तुम्हारे पीछे कोई लड़की पड़ी है? आदित्य बोला, लड़की नहीं, बिजनेसमैन पड़ा है। ये सुनकर सब उसे देखने लगे। वो सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। आदित्य उन्हें एक्सप्लेन करते हुए बोला, उधर देखो मिस्टर कल्याण, और इशारा किया। सबने उस तरफ देखा। ओजस बोला, वो तो 2 दिन पहले हमसे बिजनेस डील करने के लिए आए थे, फिर आप उनसे क्यों डर रहे हैं? वो तो बहुत जेंटलमैन इंसान हैं। आदित्य बोला, भाभी ने हमारी पेंटिंग्स बनाई थी, याद है? तो सबने हाँ में सिर हिलाया। आदित्य बोला, उन सारी पेंटिंग्स को हमने फ्रेम करवा लिया था और अपने अपने पास रख लिया था। मैंने अपनी सबसे क्यूट वाली पेंटिंग अपने ऑफिस के केबिन में टांग दी थी। पता है मिस्टर कल्याण जब आए थे, उनकी नज़र पेंटिंग पर पड़ी और वो पूछने लगे कि वो पेंटिंग किसने बनाई थी। उन्हें भी अपनी रेस्ट इन पीस वाइफ की पेंटिंग बनवानी थी और वो मेरी क्यूट फेस वाली पेंटिंग खरीदना चाहते हैं। बोल रहे थे कि मैं कितना भी बोलूं उससे 2 गुना ज़्यादा देंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से उस पेंटिंग को बिकने से बचाया है। मैंने उन्हें नहीं बताया कि किसने बनाई है वो पेंटिंग। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं हर रोज इतना क्यूट नहीं दिखता हूँ। अब भाभी रोज रोज तो मेरी इतनी क्यूट पेंटिंग नहीं बनाएंगी ना। पर मैंने उनसे ये प्रॉमिस कर दिया कि मैं अपने भाई से बात करके बताऊंगा कि कब वो उस आर्टिस्ट से मिल सकते हैं जिसने मेरी इतनी क्यूट पेंटिंग बनाई।
उन्होंने ये भी कहा कि पेंटिंग बनाने वाला बहुत टैलेंटेड है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे आर्टिस्ट को फेम दिलाने में हेल्प करते हैं, वो ऐसे आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाने में हेल्प करते हैं, उनका यही बिजनेस है। ये सुनने के बाद अश्वत्थ कुछ सोचने लगा। वो मन में बोला, छोटी गिलहरी भी तो अपनी माँ की तरह बनना चाहती है। अश्वत्थ बोला, ये बात मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी। आदित्य हैरान रह गया और बोला, हे भगवान, भाई ऐसा क्या बोल दिया, आप मुझे पीटने वाले तो नहीं हो। अश्वत्थ बिना एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें हर बात पर पीटता रहता हूँ? आदित्य आक्वर्ड हंसी हंसते हुए बोला, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अश्वत्थ बोला, जाकर मिस्टर कल्याण को रिस्पेक्टफुली लेकर आओ, मुझे उनसे बात करनी है। सब लोग हैरान रह गए। आदित्य अपना सिर खुजाते हुए बोला, पर क्यों? बाकी सबको समझ आ गया था कि अश्वत्थ क्यों मिस्टर कल्याण से मिलना चाहता है, पर आदित्य तो बुद्धू था, उसे समझ नहीं आ रहा था। अश्वत्थ बोला, जितना कहा है उतना करो, अपना दिमाग मत लगाओ। आदित्य जल्दी से उठ खड़ा हुआ और भागते हुए मिस्टर कल्याण के पास गया और उनके पास आके अचानक से रुका। उसे देखकर मिस्टर कल्याण भी डर गए। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। आदित्य उनको ग्रीट करते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी, और ऑकवर्ड तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको जरूर पागल खाने से भागा हुआ पागल लगता हूं ना? मिस्टर कल्याण उसे अजीब नजरों से घूरने लगे और मन में बोले, ये इतना फनी क्यों है, हमेशा लोगों को हंसाता फिरता रहता है। मिस्टर कल्याण बोले, नहीं मुझे तुम पागल नहीं लगते, तुम काफी फनी हो। आदित्य हंसने लगा। ओरियन बोला, ये मिस्टर कल्याण को बुलाने गया है कि हंसी मजाक करने गया है, ये किस बात पर हंस रहा है? ओजस बोला, वो बिना बात के भी हंसते ही रहते हैं, टॉपिक ना हो तो भी। ओहस बोला, अब रहने भी दो, ले आएगा। आदित्य बोला, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने अपने भाई को मना लिया है। और थोड़ा अपनी तारीफ सुनने के लिए बोला, आपको तो पता ही है, मेरे भाई किसी से भी नहीं मिलते। आपको पता है मैंने उन्हें मनाने के लिए क्या क्या नहीं किया, तब जाकर वो माने हैं। मिस्टर कल्याण बहुत एक्सपीरियंस थे, उन्होंने आदित्य के सफेद झूठ को पकड़ लिया। उन्हें मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वो बोले, क्या क्या किया तुमने? उद्धरण चिन्ह। आदित्य बोला, आप जानकर क्या करेंगे? आपको अपनी वाइफ की पेंटिंग बनवानी है ना? बनवानी है ना? मिस्टर कल्याण ने हामी भरी। आदित्य बोला, फिर चलिए। आदित्य उन्हें लेकर आया तो ओहस अपनी सीट से उठ गया और उन्हें बैठने के लिए कहा। मिस्टर कल्याण ने अश्वत्थ को ग्रीट किया। अश्वत्थ और बाकी सब ने भी उन्हें ग्रीट किया। मिस्टर कल्याण बोले, आपके भाई ने कहा कि उन्होंने आपको बहुत मुश्किल से मनाया है। आदित्य बैठा ही था कि वो हैरान रह गया। उसने सोचा नहीं था कि मिस्टर कल्याण आते ही उसका भांडा फोड़ देंगे। वो मन में मिस्टर कल्याण को कोस रहा था। आदित्य बात बदलते हुए बोला, भाई आपको क्या बात करनी थी? सीधे पॉइंट पर आइए ना। अश्वत्थ बोला, तुम लोग चुप रहोगे तब तो मैं बोल पाऊंगा। आदित्य चुप हो गया। सबको बड़ी हंसी आ रही थी। मिस्टर कल्याण बोले, मिस्टर आर्यन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता था कि क्या मैं उस आर्टिस्ट से अपनी वाइफ की पेंटिंग बनवा सकता हूँ? एक्चुअली मैंने कई बड़े बड़े आर्टिस्ट से उसकी पेंटिंग्स बनवाई है, लेकिन मैं जो भाव अपनी बीवी के चेहरे पर देखता था, मेरे लिए प्यार, चिंता, उन सब इमोशंस को वो सब पेंटिंग में बिल्कुल भी शो नहीं कर पाते हैं। मैं किसी भी पेंटिंग से खुश नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने आपके भाई की पेंटिंग देखी, मुझे लगा एक बार मुझे अपना लक ट्राई करना चाहिए। मेरी वाइफ को गुजरे हुए 4 साल बीत गए हैं। मेरी वाइफ ने मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसकी याद में एक पेंटिंग बनवाना चाहता हूँ जिसमें रियल इमोशंस हों। अश्वत्थ अच्छे से समझ पा रहा था कि मिस्टर कल्याण क्या चाहते हैं। अश्वत्थ बोला, आई कैन अंडरस्टैंड, आप अपनी वाइफ को कितना प्यार करते हैं। मिस्टर कल्याण बोले, तो क्या वो आर्टिस्ट मेरी वाइफ की पेंटिंग बना सकता है? अश्वत्थ बोला, आई विल मेक श्योर वो आपकी वाइफ की पेंटिंग बनाए। ये सुनकर मिस्टर कल्याण हैरान रह गए और बोले, क्या वो एक फीमेल आर्टिस्ट है? अश्वत्थ बोला, शी इज माई वाइफ। ये सुनकर मिस्टर कल्याण हैरान रह गए और मन में बोले, कल तक तो मिस्टर आर्यन इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे, आज अचानक से शादी कर ली। और अश्वत्थ को कांग्रेचुलेट करते हुए बोले, कांग्रेचुलेशन मिस्टर आर्यन। अश्वत्थ बोला, क्या आप एक फेवर कर सकते हैं? मिस्टर कल्याण बोले, मैं आप पर फेवर आप मुझ पर कर रहे हैं, फिर भी आप बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अश्वत्थ बोला, मेरे भाई ने बताया कि आप आर्टिस्ट को फेम दिलाने में हेल्प करते हैं, उनकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगवाते हैं। बात यह है कि मेरी वाइफ के लिए भी मैं एक ऐसा इंसान खोज कर रहा हूं जो उसकी हेल्प कर सके। क्या आप ये कर सकते हैं? मिस्टर कल्याण खुश होते हुए बोले, ये तो मेरी खुशनसीबी होगी आपके लिए कुछ करना। और मैंने पेंटिंग देखी है और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी वाइफ 100% टैलेंटेड आर्टिस्ट है। अश्वत्थ बोला, ठीक है तो फिर कल हम आर्यन पैलेस में मिलते हैं। आप अपनी वाइफ की कोई फोटोग्राफ लेकर आइएगा, मेरी वाइफ कल अपनी यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। मिस्टर कल्याण बोले, क्या आपकी वाइफ यूनिवर्सिटी में टीचर है? ये सुनकर अब्रम जो वाइन पी रहा था,
अचानक से उसके मुंह से वो वाइन बाहर निकल आई। सब उसे देखने लगे क्योंकि वो वाइन का फव्वारा ओरमन और ओजस के कपड़ों से होते हुआ गुजरा था। ओरमन चिढ़ते हुए बोला, क्या कर रहे हो? अब्रम बोला, सॉरी, मिस्टर कल्याण ने टीचर कहा तो निकल गया। मिस्टर कल्याण बोले, टीचर नहीं है तो फिर? उद्धरण चिन्ह। बीच में ही ओजस टिश्यू पेपर से अपने कोट पर लगे वाइन को पोंछते हुए बोला, वो टीचर नहीं है, सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। ये सुनकर मिस्टर कल्याण हैरान रह गए। उनकी शक्ल देखकर कोई भी कह सकता था कि उन्होंने कोई ऐसी चीज सुन ली हो जिसे सुनकर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। वो हैरान होते हुए बोले, स्टूडेंट, वो भी सेकंड ईयर, मतलब क्या वो अभी अभी 21-22 की हैं? आदित्य अपने मुंह में एक स्वीट भरते हुए बोला, नहीं मिस्टर कल्याण, वो 23 की हैं। आदित्य बहुत मासूमियत के साथ बोला था। मिस्टर कल्याण नॉर्मल हुए और बोले, सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि प्यार तो किसी भी एज में किसी के साथ भी हो सकती है। वो आपसे शायद 10-11 साल छोटी होगी। अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। मिस्टर कल्याण मन में ही बोले, आखिर वो कौन है जिसने इस शहर के सबसे पावरफुल, अमीर और मोस्ट डेंजरस आदमी का दिल जीत लिया? वो सच में बहुत स्पेशल होगी, क्या पता वो स्वर्ग से आई हुई कोई एंजल हो। और आदित्य ने जैसे कहा था कि 23 साल, वो मन में ही अश्वत्थ को देखकर उसकी वाइफ की इमेज बनाने लगे कि उसकी वाइफ कैसी होगी। अश्वत्थ बोला, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे कि मेरी शादी हो गई है। आपको तो पता ही होगा कि मेरी इस वक्त पोजीशन क्या है। मिस्टर कल्याण समझते हुए बोले, मैं समझ सकता हूँ, डोंट वरी एंड थैंक यू सो मच। फिर वो चले गए। ओहस जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गया और वो भी आदित्य की तरह खाना अपने मुंह में ठूंसने लगा। अश्वत्थ ये सोचकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपनी छोटी सी वाइफ के लिए एक मेंटोर खोज लिया है। वो अब पार्टी में रुकना नहीं चाहता था। वो जल्दी से घर जाकर तिया को अपनी बाहों में भरकर बताना चाहता था कि वो उसका हर सपना पूरा करेगा, चाहे वो कोई भी सपना हो। सब लोग खाना खा रहे थे जबकि अश्वत्थ मन में यही सब सोच रहा था। अश्वत्थ को उसके डैड दूर से ही बड़े गौर से देख रहे थे। उन्हें आज अश्वत्थ काफी बदला हुआ दिखाई दे रहा था। आज उसके चेहरे पर जो चमक थी पहले से काफी अलग थी और बार बार अश्वत्थ के होठों के किनारों पर स्माइल आ रही थी, पर अश्वत्थ के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ये बात जाहिर थी कि अश्वत्थ के दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है ये पता लगा पाना नामुमकिन था, क्योंकि वो हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहता था और उसकी गहरी काली आंखें तो ना जाने कितने राज छुपाए सब देखती रहती थी। उसे देखकर तो कोई भी उनकी गहराइयों में फंस सकता था। रेयान ने जब अपने डैड को अश्वत्थ को देखते हुए पाया तो वो बोला, डैड। मिस्टर आर्यन बोले, आज अश्वत्थ काफी बदला बदला लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अब बदल रहा है। मैंने कभी भी उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। जितनी बार भी उसे देखा है वो हमेशा सीरियस रहता है, लेकिन आज वो खुलकर हंस रहा है। उसकी हंसी बनावटी नहीं है। रेयान ने भी अश्वत्थ को देखा। अश्वत्थ एक परफेक्ट पोस्टर में चेयर पर बैठा था और सोच में खोया हुआ था। बार बार उसके होठों के किनारों पर स्माइल आ जा रही थी। रेयान ये बात झुठला नहीं सकता था कि अश्वत्थ किसी तराशे हुए हीरे की तरह था, एकदम परफेक्ट। सर से पांव तक वो एकदम परफेक्ट था। उसकी स्लिम बॉडी काफी अट्रैक्टिव थी। इनफैक्ट अश्वत्थ के पास तो खूबसूरत मर्दों की एक फौज थी। कोई भी झुठला नहीं सकता था कि वो लोग किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं दिखते थे। आदित्य अपने भाई को देखकर बोला, भाई क्या सोच रहे हो? खाना खा लो क्योंकि भाभी खाना खाकर सो गई होंगी। अगर आप सोच रहे हो कि वो आपको आधी रात को खाना बनाकर खिलाएंगी तो ये गलत है। आपको ऐसा ख्याल छोड़ देना चाहिए। आखिर आप एक स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और बोला, चुपचाप खाना खाओ वरना तुम्हारा खाना पीना बंद करवा दूंगा। आदित्य ने अजीब सा मुंह बनाया। वो काफी फनी लग रहा था। ये देखकर रेयान खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। हालांकि वो लोग काफी दूर बैठे हुए थे और वो लोग क्या बातें कर रहे थे ये वो नहीं सुन पा रहा था, लेकिन आदित्य जो काफी हंसमुख इंसान था, उसके फेस का एक्सप्रेशन देखकर तो कोई भी खिलखिलाकर हंस सकता था। रेयान को कभी कभी बहुत बुरा लगता था कि वो लोग उन्हें क्यों अपनाना नहीं चाहते। वो भी उनके साथ हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहता था, पर उसे पता था कि उनकी फैमिली में उनके लिए कोई जगह नहीं है। रेयान बोला, आदित्य बहुत फनी है। मिस्टर आर्यन ने एक आह भरी। वो कुछ नहीं बोले। तभी हंसी मजाक करते हुए ग्रुप में एक आतंकवादी अपनी प्लेट लेकर घुस आए। वो कोई और नहीं, चारवी थी। उसे देखकर सबको बहुत गुस्सा आने लगा। चारवी बोली, क्या मैं भी डिनर कर सकती हूँ? इस बार आदित्य खुद को रोक नहीं पाया और बोला, एक काम करो, हम सब लोगों का खाना खा जाओ। बैठो, वैसे भी हम लोग अभी जाने वाले हैं। उसका जवाब सुनकर चारवी उसे गुस्से से घूरने लगी और बोली, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ, तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आदित्य आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम मेरी होने वाली भाभी? माय फुट, तुमने क्या फ्यूचर देख लिया है कि तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ हो जाएगी? तुम्हें क्या लगता है दादाजी को बेवकूफ बना लिया तो क्या हमें भी बना सकती हो और हम लोग भाई की शादी तुम्हारे साथ होने देंगे? नेवर। ये जो तुम हर किसी को बताती फिरती हो ना कि मेरा भाई बहुत जल्द तुमसे शादी करने वाले हैं, एक दिन तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारी इतनी बेइज्जती होगी कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी।
तुम्हें बड़ा शौक है ना डींगे हाँकने का कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लड़की के लिए आर्यन खानदान अपने खानदान की इज्जत कम करना चाहेगा? ये नज़ारा देखकर अब्रम भी बोला, देखिए मिस सहाय, क्या आपको समझ नहीं आता? अश्वत्थ तुम्हें रत्ती भर भी पसंद नहीं करता, 0% भी नहीं। फिर क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ी हो? तुमने तो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और तो और अपना अबॉर्शन भी करवा लिया, और इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद भी तुम दुनिया को ऐसे दिखाती हो जैसे कि तुम इस दुनिया की सबसे प्योर लड़की हो। ये सुनकर चार्वी एकदम बर्फ की तरह जम गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका ये सीक्रेट वो लोग जानते होंगे। वो कुछ नहीं बोल सकी। अश्वत्थ बोला, मुझे क्या तुम बेवकूफ़ समझती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही इतने बड़े एम्पायर का ओनर हूँ? वो क्या है ना, हम लोग वो नहीं हैं जो तुम जैसे लोगों को उनकी असलियत दिखाए, लेकिन हम तुम्हारी असलियत जानते ज़रूर हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे दादाजी को इम्प्रेस करके मुझसे शादी कर लोगी और मेरी रियासत की महारानी बन बैठोगी? तुम हो क्या, मुझे बताओ। हाँ, ये सच है कि तुम्हारा स्टेटस बहुत बड़ा है, तुमसे कई अमीर लड़के शादी करना चाहते हैं, पर असल में तुम्हारा स्टेटस इतना गिरा हुआ है कि मैं तो तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। जो अपने बॉयफ्रेंड को दौलत के लिए छोड़ सकती है, अपने बच्चे को मरवा सकती है, वो लड़की आर्यन खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। और जो ये तुम हर किसी को बताती फिरती रहती हो कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, तो तुम्हें बता दूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगा। अश्वत्थ बोला, और ये जो दादाजी का नाम ले लेकर तुम हम लोगों को परेशान करती रहती हो ना, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दादाजी अब नहीं चाहते कि मेरी शादी तुमसे हो। तो जो तुम मुंह उठाकर आर्यन पैलेस आती हो ना, दोबारा मत आना। अगर मुझे तुम कभी भी आर्यन पैलेस में दिखी तो तुम्हें धक्के मरवा के घर से बाहर निकलवाने में मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरे लायक हो? कभी खुद को देखा है? मैं किसी भूतनी से शादी कर लूंगा पर तुमसे नहीं। ये सुनकर चार्वी डर से कांपने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अश्वत्थ उसकी सच्चाई जानता है। ओरियन बोला, क्या तुम भूल गई हो बिग बॉस कौन है? वो इस शहर के सबसे पावरफुल और इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है। चार्वी को अब डर लगने लगा था। वो अच्छे से जानती थी कि अश्वत्थ कितना खतरनाक है। उसे लोग ऐसे ही डेविल नहीं कहते हैं। अश्वत्थ धोखा देने वालों को रातों रात गायब करवा देता था। उनके साथ क्या होता था ये कोई नहीं जानता था। चार्वी को अब डर लगने लगा कि कहीं अश्वत्थ उसके साथ भी ऐसा कुछ ना करे। वो खुद को कोस रही थी कि वो ये बात कैसे भूल सकती थी कि अश्वत्थ कितना पावरफुल और कितने बड़े एम्पायर का मालिक है, उसके कितने बड़े बड़े कनेक्शंस हैं। अश्वत्थ बोला, अगली बार अगर तुम्हारी शक्ल देखने को मिली तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, सो प्लीज गेट आउट। तुम लड़की हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना जो मुझे धोखा देते हैं या धोखा देने की कोशिश करते हैं उनके साथ क्या होता है ये तुम्हें पता है। चार्वी वहां से रोते हुए भाग गई। उसे ऐसे रोते हुए मिस्टर आर्यन की बीवी जेना ने देख लिया और उनकी बेटी ने भी। चरन्या बोली, मम्मी चार्वी को क्या हुआ? वो तो अश्वत्थ के पास गई थी ना। जेना बोली, मुझे क्या पता, वैसे भी वो चार्वी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। क्या पता उसने उसकी इंसल्ट कर दी हो। अगर चार्वी ने हमारा काम करने से मना कर दिया तो हम कभी भी उस पैलेस में एंटर नहीं हो पाएंगे। तुम्हें नहीं पता कितनी मुश्किल से मैंने इस बेवकूफ़ लड़की को इस काम के लिए राजी करवाया था, ये कहकर कि अगर अश्वत्थ से उसकी शादी हो जाती है तो वो रानी की तरह रहेगी, लेकिन ये रोते हुए कहीं जा रही है। फिर वो दोनों भी बाहर चली गई। चार्वी घर चली गई थी। जेना और चरन्या हैरान रह गई थी। जेना गुस्से में बोली, ये बेवकूफ़ लड़की कहाँ चली गई? चरन्या बोली, मम्मी अब क्या करेंगे? जेना बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें उस आलीशान पैलेस में घुसना ही होगा। चरन्या बोली, बट मॉम हमारे पास भी तो पैसा, स्टेटस, सब कुछ है। जेना उसके सिर को मारते हुए बोली, बेवकूफ़ लड़की, हमारे पास जो है तुम्हें लगता है वो काफ़ी है? उनके पास देखो कितना पैसा है, कितनी पावर है, वो चाहे तो पूरे इंडिया को खरीद सकते हैं, उनका घर भी कितना लग्जूरियस है। चरन्या बोली, आई नो मॉम, पर डैड ये कभी नहीं मानेंगे। हमारे पास सब कुछ है, उन्होंने हमें सब दिया है। जेना बोली, दिया नहीं है, मैंने उस ओमजा से छीना है, समझी? तब जाकर तुम लोग ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, वरना कहीं सड़क पर पड़े होते। आज तक तारुष को नहीं पता कि तुम उसकी बेटी हो ही नहीं। ये सुनकर चरन्या बोली, आई नो मॉम, आप बार बार क्यों याद दिलाती हो? जेना बोली, तो तुम भी मुझे ये मत कहो, मैंने ऐसी ऐशो आराम की लाइफ के लिए क्या क्या नहीं किया, तुम नहीं जानती। अब चलो, बाद में सोचते हैं इस चार्वी सहाय का करना क्या है। और वापस अंदर आ गए। मिस्टर वशिष्ठ ने पार्टी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के पूरे होने पर रखी थी, और साथ ही अब वो बिजनेस से रिटायर होने वाले थे, और उनके बिजनेस का वारिस उन्होंने अपने इकलौते बेटे अभय वशिष्ठ को अनाउंस कर दिया था। सब तालियां बजाने लगे। जेना चरन्या से बोली, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे डैड अपना सब कुछ अपने बड़े बेटे को ऐसे ही दे दे और हम सब भीख मांगते फिरे? चरन्या इरिटेट होते हुए बोली, मम्मी उनके पास पहले से ही इतना पैसा है, हम उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। आप इतनी लालची कैसे हो सकती हैं? क्या आपको इतना पैसा भी कम पड़ रहा है?
वो अपने भाई और डैड के पास चली गई। चरन्या मन ही मन अपनी माँ से नफरत करने लगी थी, क्योंकि उसकी वजह से आज वो एक सिंगल पेरेंट बनकर रह गई थी। उसने उसके प्यार को उससे दूर कर दिया था, और तो और बार बार ये याद दिलाती थी कि मिस्टर आर्यन उसके सगे पिता नहीं है, जबकि मिस्टर आर्यन उससे बहुत प्यार करते थे। वो उसे वो हर चीज़ लाकर देते जो वो उनसे मांगती थी। जेना हमेशा यही कहती थी कि जिस दिन मिस्टर आर्यन को ये बात पता चलेगी वो अपने बेटों के पास चले जाएंगे उन्हें छोड़कर। चरन्या मन में बोली, मुझे ये समझने में बहुत देर हो गई। आपकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, और आज मेरी किस्मत इतनी खराब है। आपकी वजह से मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन आप बस पैसा पैसा करती रहती हैं। क्या अपनी कब्र में भी पैसा लेकर जाएंगी? ये तो सच था कि चरन्या अपनी माँ से बहुत नफरत करती थी, पर वो दिखाती नहीं थी, वरना उसका गुस्सा देखकर तो जेना मर ही जाती। एक वक्त था जब चरन्या ने अपनी माँ की बातों में आकर अश्वथ को बहुत बुरी तरीके से एक गहरा जख्म दिया था। ये कुछ 8 साल पहले की बात थी। उसने एक लड़की और अश्वथ का नाम खराब करने की कोशिश की थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ओरमन की बहन, जिसके साथ अश्वथ के नाजायज संबंध है, ये कहकर दोनों का नाम खराब कर दिया था। थी ओरमन की बहन शिप्रा, जिसकी शादी होने वाली थी। इस झूठी खबर के फैलते ही लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया था और शिप्रा को बहुत बुरा भला भी कहा था, यहाँ तक कि उसे कैरेक्टरलेस भी कहा था। शिप्रा बहुत मासूम और सेंसिटिव लड़की थी। अश्वथ और उसके बीच भाई बहन का रिश्ता था। वो ये बात सहन नहीं कर पाए और उसने अपने घर की छत से कूदकर जान दे दी। सभी को इस बात से बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। उस वक्त अश्वथ अपनी कामयाबी के 7वें आसमान को छू रहा था। इस वाक़ये से उसके बिजनेस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा था। वो शिप्रा को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता था। अश्वथ उस टाइम डिप्रेशन में चला गया था और 1 महीने तक अपने रूम में ही लॉक था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन से सारा मामला समझ आ गया था और जल्द ही असली न्यूज़ भी दुनिया के सामने आ गई थी। तब से ही अश्वथ चरन्या से बेइंतहा नफरत करता था। यही नहीं, आर्यन फैमिली के सब लोग उन सब से बेइंतहा नफरत करते थे। आखिर उन्होंने एक मासूम लड़की की जान ली थी जो उनकी बहन थी। ये बात सबको पता थी कि ये सब चरन्या ने किया है, लेकिन दुनिया के सामने इस बात को छुपाया गया था। दादाजी इतने भी पत्थर दिल नहीं थे कि वो उन लोगों के साथ भी वैसा ही करते जैसे वो किसी और के साथ करते अगर कोई अश्वथ को दुख देता। अश्वथ को रिकवर होने में बहुत टाइम लगा था। चरन्या को बहुत बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि पहले आर्यन फैमिली चरन्या और रेयान से नफरत नहीं करती थी, पर उस इंसिडेंट के बाद उनसे भी नफरत होने लगी थी। और अब तो ऐसा हो गया था कि अगर वो लोग उनके सामने अपनी जान भी दे दे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अश्वथ और बाकी सब ने जाने के लिए मिस्टर वशिष्ठ से परमिशन मांगी। मिस्टर वशिष्ठ अश्वथ को छेड़ते हुए बोले, अच्छा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए तुम पार्टी में और रुकना नहीं चाहते। आखिर हर मर्द शादी होने के बाद बदल ही जाता है। ये सुनकर अश्वथ का मुंह बन गया और वो कुछ नहीं बोला। आदित्य बोला, अरे अंकल, ऐसा नहीं है। दरअसल कल हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है और कल भाई का शेड्यूल सुबह से ही बहुत बिजी है। उनके पास तो सांस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं है। आप शादी का नाम लेकर मेरे भाई को छेड़ नहीं सकते। मिस्टर वशिष्ठ हंस पड़े और बोले, बेटा, आदमी कितना भी बिजी क्यों ना हो, अपनी बीवी के लिए कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ही लेता है। अब्रम बोला, आपको गलतफहमी हुई है अंकल, भाभी को तो यूनिवर्सिटी जाना है, टाइम ही नहीं मिलेगा। मिस्टर वशिष्ठ उसे घूर कर देखने लगे। वो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे अब्रम कोई बहुत बड़ा बेवकूफ़ हो। अब्रम बोला, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मिस्टर वशिष्ठ बोले, बेटा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब्रम बोला, नहीं अंकल, क्यों? मिस्टर वशिष्ठ उसके कंधे को थपथपाते हुए बोले, तब तुम नहीं समझ सकते। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती या फिर कोई लड़की नहीं पटा लेते, तुम नहीं समझोगे। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। बेचारा अब्रम मुंह बनाता रह गया। मिस्टर वशिष्ठ बोले, अब देखो भाई, तुम लोगों में से सबसे अखंड सिंगल आदमी की शादी हो गई है। अब ये बताओ, इसके बाद किसकी किसकी बारी है? ये सुनकर सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आदित्य बोला, मैं तो चाचा बनने के बाद ही शादी करूंगा, क्योंकि अभी तो मैं बच्चा हूँ। मिस्टर वशिष्ठ बोले, मैंने तुमसे नहीं पूछा बेटा, मुझे पता है तुम बच्चे हो। ये सुनकर आदित्य उन्हें घूर कर देखने लगा। मिस्टर वशिष्ठ सेल्वन को देखने लगे। सेल्वन उनको देखकर एक पल के लिए सकपका गया और बोला, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मिस्टर वशिष्ठ बोले, तुम कब शादी कर रहे हो? सेल्वन ये सुनकर शॉक रह गया और बोला, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मिस्टर वशिष्ठ कुछ नहीं बोले और हंस पड़े। अब्रम बोला, अंकल, अब हम चलते हैं। एक दिन हम आपके घर डिनर पर आएंगे और अश्वथ की तरफ से हम वादा करते हैं कि आप उनकी वाइफ से जरूर मिलेंगे, और वो भी बहुत जल्द। अश्वथ उसे घूर कर देखने लगा। अब्रम धीरे से बोला, देख यार, तुम्हारी शादी हो गई है, फिर भी तुम्हारी इतनी खिंचाई हो रही है। हम लोग तो सिंगल लोग हैं, तुमसे ज्यादा हमारी बेइज्जती हो रही है। तुम क्या यही चाहते हो मिस्टर वशिष्ठ, घुमा फिरा कर हमारी बेइज्जती ही करते रहें?
अश्वथ बोला, हाँ। फिर वो लोग जाने लगे। अश्वथ ने अपना फोन निकाला और ऑन करके टाइम देखने लगा। हालांकि उसने रिस्ट वॉच भी पहन रखी थी, लेकिन उसने फोन में ही टाइम देख लिया और कुछ सोचते हुए कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखने लगा। उसने तिया का नंबर लिटिल वाइफ के नाम से सेव कर रखा था। अगर ये उसके दोस्त और उसका भाई देख लेते तो वो लोग यकीन नहीं कर पाते कि अश्वथ कब से इतना रोमांटिक हो गया था। अश्वथ अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए चल रहा था और बाकी लोग एक दूसरे के साथ बात करते हुए। आदित्य ने ओरियन का हाथ पकड़ रखा था। ओरियन बार बार उसका हाथ झटक रहा था। आदित्य बोला, तुम मेरा बार बार हाथ क्यों झटक रहे हो? तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ रहा हूँ। ओरियन बोला, हम लोग लड़की नहीं है, लड़की है। अगर तुम ऐसा करोगी तो लोग हम दोनों को गलत समझेंगे। आदित्य उससे लिपट गया। ये देखकर ओरियन ने अपना सिर पीट लिया। ओरमन और मिराज कल के शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आखिर क्या है जेना की साजिश? क्या आर्यन परिवार बच पाएगा जेना के इस खतरनाक खेल से? क्या अश्वथ अपने और तिया के रिश्ते को इन मुसीबतों से पार ले जा पाएगा? सब अपने आप में मस्त थे। तभी अचानक से अश्वथ से कोई टकराया। वो कोई और नहीं अश्वथ के डैड थे। अश्वथ सॉरी कह ही रहा था कि उसने उन्हें देखा और चुप हो गया। सभी ने उन्हें देखा। सब अजीब तरीके से मिस्टर आर्यन को घूर रहे थे। आदित्य गुस्से में कांप रहा था। ओरियन, जिसका हाथ आदित्य ने पकड़ रखा था, वो उसके गुस्से को महसूस कर रहा था। ओरियन ने आदित्य को संभाला और धीरे से बोला, कंट्रोल योरसेल्फ, यहाँ हम कोई तमाशा नहीं कर सकते, बिग बॉस है ना। पर आदित्य, जिसका दिल बचपन में ही उसके पिता की वजह से बुरी तरह से टूट गया था, वो अभी तक संभला नहीं था। आदित्य एक प्योर और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था और फैमिली में सबसे ज्यादा उससे ही प्यार किया जाता था, क्योंकि उसे अब भी प्यार की जरूरत थी। भले ही वो एक काबिल वाइस प्रेसिडेंट था, पर उसका दिल बहुत सॉफ्ट था और मिस्टर आर्यन उसके दिल में एक कांटे की तरह थे। जब भी वो उसके सामने आते थे, उन्हें मिस्टर आर्यन के दिए वो कभी नहीं भूलने वाले जख्म याद आ जाते थे। उनकी माँ की मौत के जिम्मेदार उनके पिता थे। उनके पिता ने पूरे परिवार को तकलीफें और दर्द ही दिया था। आदित्य के कोमल मन पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। पर मिस्टर आर्यन ने जो किया उसके बाद उसका दिल टूट गया। उनकी वजह से वो बेघर हो गए थे। अश्वथ के कंधों पर छोटी एज में ही बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आ गिरा था। वो जब भी मिस्टर आर्यन को देखता, पैनिक हो जाता था। मिस्टर आर्यन वो कांटे थे जिसे आदित्य के दिल से निकालना बहुत मुश्किल था। जब जब वो सामने आते, उसके दिल के घाव हरे हो जाते थे। अश्वथ ने अपने फोन को देखा और बोला, दादाजी हमारा वेट कर रहे होंगे, चलो यहाँ खड़े क्यों हो? तो सब होश में आए और सब अश्वथ के पीछे पीछे मिस्टर आर्यन को इग्नोर करते हुए चले गए। जेना जल्दी से मिस्टर आर्यन के पास आई और बोली, देखिए वो लोग आपको इज्जत भी नहीं दे सकते। हमें पसंद नहीं करते तो ना करें, आपको तो रिस्पेक्ट दे सकते हैं ना, आखिर आप उनके पिता हैं। चरन्या मन में बोली, ओ गॉड, मॉम क्या चाहती है कि वो अपनी बाहें फैलाकर बोले, डैड आपने जो भी किया सही किया, हे भगवान। और रयान को देखने लगी जो बहुत सैड लग रहा था। चरन्या बोली, आर यू ऑक? रयान ने एक गहरी सांस ली और बोला, मॉम आखिर चाहती क्या है? बार बार डैड को इतनी तकलीफ क्यों देती हैं और डैड सहते क्यों रहते हैं? चरन्या कुछ नहीं बोली। वो अंदर ही अंदर बहुत दर्द महसूस कर पा रही थी। चरन्या को अचानक अम्यूजमेंट पार्क वाला किस्सा याद आया, जब वो अपने बेटे के साथ वहां गई थी। अश्वथ और बाकी सब भी गए थे और एक लड़की भी साथ में थी, और तो और अश्वथ उस लड़की पर बहुत प्यार बरसा रहा था। वो सोचने लगी वो लड़की हो कौन सकती है, क्योंकि अश्वथ हमेशा से लड़कियों से दूर रहता था और ज्यादा से ज्यादा उसकी दोनों बहनें ही उसके करीब थी। वो मन में बोली, क्या वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी या फिर उसके किसी दोस्त की बहन? चरन्या अब जानती थी, अगर उसने उसकी माँ को ये बात बताई तो उसकी माँ फिर से कोई घटिया गेम प्लान करेगी, और वो अब ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, क्योंकि 8 साल पहले के इंसिडेंट से उसे अच्छा खासा सबक मिल गया था। दादाजी ने पर्सनली उसे एक अच्छा सबक सिखाया था जिससे उसकी अक्ल ठिकाने आ गई थी। मिस्टर आर्यन ने एक लंबी गहरी सांस ली, फिर वो दूसरी तरफ चले गए। जेना ये देखकर हैरान थी, वरना मिस्टर आर्यन उसकी हर बात मानते थे, लेकिन कुछ दिनों से वो उनमें काफी बदलाव देख पा रही थी। वो मन में बोली, आखिर हो क्या रहा है? तारुष ने मेरी बातों पर रिएक्ट नहीं किया, हाउ इज दिस पॉसिबल? वो गुस्से में दांत पीसने लगी। ये उसके अहम के गाल पर एक जोरदार तमाचे की तरह था। इधर सब लोग काम में शांत बैठे थे, एक भयानक शांति पसरी हुई थी। आदित्य खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था और अश्वथ अंदर ही अंदर अपने गुस्से को शांत कर रहा था। बाकी सब भी खुद को नॉर्मल कर रहे थे। अब्रम मन में बोला, भगवान पता नहीं आप चाहते क्या हो? क्या आप इनको इतनी तकलीफ में देखकर थक नहीं गए हो, जो और जख्म दिए जा रहे हो? हम सब फील कर सकते हैं कि दोनों भाई कितनी तकलीफ में हैं। आप उनके साथ कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे हो। आप मिस्टर आर्यन को टपका क्यों नहीं देते? सारी मुसीबत ही खत्म। वो मन ही मन मिस्टर आर्यन, उसकी वाइफ, उसके बच्चों को 1000 गालियां दे रहा था, क्योंकि हालांकि वो अश्वथ से 2 साल छोटा था पर उसका बेस्ट फ्रेंड था।
वो अश्वथ को तकलीफ में देख नहीं सकता था। वो हमेशा से यही दुआ करता था कि मिस्टर आर्यन हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाएं। वो अश्वथ का बचपन का दोस्त था। अब्रम कभी नहीं चाहता था कि अश्वथ तकलीफ में रहे, लेकिन जब भी मिस्टर आर्यन का जिक्र होता या वो उनके सामने आ जाते तो अश्वथ बहुत तकलीफ में रहता था। अब्रम का मन करता था कि वो पर्सनली मिस्टर आर्यन से पूछ ले उन्हें क्या मजा आता है जो बार बार उनके सामने आ जाते हैं। आखिर दादाजी ने उन्हें सारी दौलत तो दे दी थी ना, भले वो कैसे भी करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, और आज जब वो रिच हैं तो क्यों बार बार सामने आकर उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। उसका मन करता था कि सबको एक साथ किसी रॉकेट में बांधकर किसी दूसरे ग्रह पर पहुंचा दें। वो लोग आर्यन पैलेस पहुंचे। आदित्य काफी हद तक खुद को संभाल चुका था। अश्वथ बाहर से बहुत शांत लग रहा था पर अंदर से ठीक नहीं था। वो सीधे का से निकलकर अंदर चला गया। बाकी सब भी उसके पीछे घर के अंदर चले गए। अश्वथ जब भी परेशान होता था तो वो टेरेस पे चला जाता था, लेकिन आज उसे टेरेस पर भी शांति नहीं मिल पा रही थी। बहुत देर तक वहां रहने के बाद वो अपने रूम में आया। टिया, जो अश्वथ के पार्टी में जाने की खुशी में उसके पूरे बेड पे हाथ पैर फैलाकर सोई हुई थी, बहुत फनी लग रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत खुश है और गहरी नींद में है। अभी रात के 2 बज रहे थे। उसने देखा कि इतने बड़े किंग साइज बेड में उसकी क्यूट सी वाइफ अकेली ही सोई हुई है और इधर उधर 2 बड़े बड़े टेडीज को सुला रखा है। अचानक से उसे हंसी आ गई और उसके अंदर का गुस्सा भी शांत हो गया। वो मन में बोला, क्या इसे मेरे ना होने से बहुत खुशी होती है, और उसके पास गया। टिया के चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। अश्वथ उन्हें हटाने लगा तो टिया नींद में ही कसमसाते हुए दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई और इससे बिस्तर पर एक और इंसान के सोने के लिए जगह बन गई। अश्वथ ने अपना लॉन्ग कोट और सूट निकाल कर रखा और अपनी टाई भी, और अपनी शर्ट के 2 बटन खोले और स्लीव्स को भी फोल्ड कर लिया। शूज तो उसने पहले ही निकाल दिए थे। अश्वथ टिया के बगल में लेट गया। तभी टिया ने उसकी तरफ करवट ली और उसकी चेस्ट पर अपना सिर रख दिया और उसकी कमर को पकड़ते हुए वो नींद में बड़बड़ा रही थी, रॉकी, पता है आज बहुत दिनों बाद मैं अकेले बेड पर सो रही हूँ, कितनी शांति है। और मुस्कुराने लगी। अश्वथ ने अपने साइड पर रखे टेडी को देखा जिसका नाम टिया ने रॉकी रखा था। अश्वथ को एक बात अच्छे से पता चल गई थी कि टिया नींद में बड़बड़ाती रहती है। वो सोचने लगा कि इसका क्या मतलब है, मेरे ना होने से इसे अच्छी नींद आती है और मेरे रहने से क्या जागती रहती है। लेकिन ऐसा हुआ तो कभी नहीं। टिया फिर बोली, काश तुम बोल पाते, उनके रहते तुम बोल ही नहीं पाते। वो बस अपनी मनमानी करते हैं और मुझसे हर बात मनवाते हैं। मेरी जॉब छुड़वा दी, अब मैं कहाँ से उनका कर्ज चुकाऊंगी, मैं तो कंगाल हो गई। और नींद में ही अश्वथ के पेट को पीटने लगी। अश्वथ ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका हाथ पकड़ लिया। टिया अब भी नींद में थी और वो रॉकी का पेट समझकर अश्वथ को मार रही थी। अश्वथ मन में बोला, बेकार में ही इसे ट्रेनिंग करने को कहा, मुझे क्या पता था कि ये मुझे ही पीटने लग जाएगी। टिया फिर बोली, अरे वाह रॉकी, तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। और नींद में ही अश्वथ के सीने को किस कर लिया और अपना हाथ छुड़ाकर रॉकी का सिर समझकर अश्वथ के गाल को थपथपाने लगी और बोली, तुम भी सो जाओ, सो जाओ। अश्वथ ये देखकर हैरान था कि वो अब भी उसे टेडी समझ रही थी। अश्वथ ने कुछ नहीं किया और अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह के 5 बजे न टिया उठी थी और न ही अश्वथ। आज दोनों के दोनों सो ही रहे थे, पर खिड़की की तरफ से चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। टिया अश्वथ के सीने में अपना सिर छुपाने लगी। अश्वथ भी उठने के मूड में बिल्कुल नहीं था, उसे नींद भी आ रही थी और उसने टिया को कसकर पकड़ रखा था। वो उसी के साथ दूसरी तरफ पलटा, जिसकी वजह से टिया को कुछ अजीब फील हुआ और वो अपनी आंखें खोलने पर मजबूर हो गई। आंखें खोलते ही उसे अपने हैंडसम पति का हैंडसम फेस दिखाई दिया। फिलहाल वो सपना समझकर आंख बंद करके सो गई, लेकिन अचानक से दोबारा आंख खोलकर देखा तो उसे अश्वथ दिखाई दिया। उसने अश्वथ की कमर पर जोर से चिकोटी काटी। अश्वथ चिल्लाते हुए उठा और बोला, क्या कर रही हो। टिया बोली, सच में आप हो, आप कब आए। अश्वथ वापस बेड पर लेट गया और टिया को अपने ऊपर लिटाया। उसने टिया के सिर को केयरफुली अपने शोल्डर पर रखा। टिया बहुत कंफ्यूज थी कि अश्वथ कर क्या रहा है, पर उसने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप लेट गई। अश्वथ बोला, 30 मिनट मेरे साथ सो जाओ। टिया उसे हैरान होकर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अश्वथ करना क्या चाहता है, पर उसने कुछ नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि उसे कॉलेज जाना है। वो बस अपने दिमाग में अलग अलग अंदाजे लगा रही थी और अपनी उंगलियों को गिन रही थी। अश्वथ सो चुका था, पर टिया की नींद उड़ गई थी। अश्वथ ने टिया की कमर को टाइटली पकड़ रखा था। टिया जब अपनी उंगलियों को गिनते गिनते बोर हो गई तो वो अश्वथ के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराने लगी। हालांकि उसे पता था ऐसा करना शेर की गुफा में घुसकर उसे जगाने जैसा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कहा जा सकता था कि उसकी आंखें घास चरने गई थी। वो उसके चेहरे, उसकी गर्दन, उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। उसे बड़ा मजा आ रहा था। अश्वथ बेफिक्र होकर सो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे नहीं पता था कि टिया क्या कर रही है, पर उसे अच्छा लग रहा था।
टिया अश्वथ के फेस को एक जौहरी की तरह ध्यान से देखने लगी, जैसे अश्वथ कोई हीरा हो। टिया अश्वथ को पहली बार इतने करीब से और ध्यान से देख रही थी। उसे फील हो रहा था कि अश्वथ एकदम परफेक्ट है, उसका फेस, उसकी पूरी बॉडी, सब परफेक्ट था। टिया उसकी बंद आंखों को, उसकी नाक को, उसके गालों को छू रही थी। उसने अश्वथ के पतले गुलाबी होठों को देखा और उसे छूने ही वाली थी कि अश्वथ ने अपनी आंखें खोली और बोला, क्या करने की कोशिश कर रही हो? टिया के हाथ बर्फ की तरह जम गए और वो डर भी गई और मन में भगवान को याद करने लगी। वो खुद को कोसते हुए बोली, मेरी अक्ल घास चरने गई थी जरूर। अभी सर बोलेंगे कि मैं उनके नींद में होने का फायदा उठा रही थी। टिया अपना हाथ वापस खींच रही थी, लेकिन अश्वथ ने अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ लिया। टिया और ज्यादा डर गई। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ कहने की। अश्वथ ने अपनी उंगलियों से टिया की उंगलियों को जकड़ लिया। ये देखकर टिया अपनी आंखें फाड़कर अश्वथ को देखने लगी। वो मन में सोचने लगी कि अश्वथ करना क्या चाहते हैं। वो कुछ बोल ही रही थी कि अचानक से अश्वथ ने रोल किया और टिया नीचे आ गई और अश्वथ उसके ऊपर। टिया उसे हैरान होकर देख रही थी। अश्वथ अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर बोला, क्या तुम मुझे किस करने का सोच रही थी? ये सुनकर टिया के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। टिया अश्वथ की गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रही थी। वो पहली बार ऐसा महसूस कर रही थी। अश्वथ की गर्म सांसों ने उसके पूरे बॉडी में सिहरन पैदा कर दी थी। टिया का एक हाथ अश्वथ की पीठ पर था और दूसरा अश्वथ ने जकड़ रखा था। अश्वथ ने उसे देखा, उसके गाल शर्म के मारे गुलाबी हो गए थे। क्या अश्वथ और आदित्य कभी अपने पिता को माफ कर पाएंगे? क्यों तारुष का व्यवहार बदला हुआ था? क्या अश्वथ और टिया एक हो जाएंगे या फिर कोई नई मुसीबत उनके बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी? चैप्टर 27 पेंटिंग। टिया बहुत क्यूट नजर आ रही थी। अश्वथ के दिल में अचानक से हलचल होने लगी। वैसे तो अश्वथ को अपने दिल और दिमाग दोनों पर पूरा कंट्रोल था, पर टिया को ऐसे देखकर उसका कंट्रोल कहीं खोसा गया था। वो अपने शरीर में हो रही गुदगुदी को साफ साफ महसूस कर पा रहा था। वो समझ गया कि अगर ऐसे ही रहा तो उसकी बीवी उसे एक दिन पागल कर देगी और उसने जल्दी से टिया को छोड़ दिया और उठकर खड़ा हो गया। टिया उसके ऐसे करने से हैरान थी, पर वो भी जल्दी से उठ गई और एम्बैरसमेंट से बचने के लिए वो अपने दोनों टेडीज को देखने लगी। अश्वथ बोला, तुम आज कॉलेज नहीं जा रही हो, तुम्हें आज किसी की पेंटिंग बनानी है। तो ये सुनकर टिया ने उसे सिर उठाकर देखा। तो अश्वथ बोला, कोई प्रॉब्लम? टिया ने ना में सिर हिला दिया। फिर अश्वथ बाथरूम में चला गया और दरवाजा बंद करके खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। टिया भी खुद को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो खुद से बोली, व्हाट आर यू डूइंग? और सर भी ना, जब देखो तब मेरे क्लोज आते रहते हैं। पर वो तो मेरे हस्बैंड हैं, और भले ही उनका 1 करोड़ का मुझ पर लोन है, पर मुझे तो उनके साथ हमेशा रहना है। और खुद से ये कहकर चुप हो गई। फिर वो मन में बोली, क्या मैं भी उटपटांग सोचती रहती हूँ? मैं क्या चाहती हूँ? यही कि वो मेरे साथ रहें, मेरे क्लोज रहें। गौर क्या हो रहा है? और अपने सिर को पीटने लगी। वही अंदर अश्वथ शावर ले रहा था। वो मन में बोला, अगर ये बात अब अब्रम या आदित्य को पता चली तो दोनों मेरा खूब मजाक उड़ाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अश्वथ ने शावर बंद किया और बाथरोब पहनकर बाहर आया। टिया भी उसी वक्त अपने दोनों टेडीज को उनकी जगह पर रख रही थी। अश्वथ बोला, जाकर नहा लो। इतना कहते ही टिया ऐसे बाथरूम में घुस गई कि अगर थोड़ी सी भी देर हो गई तो बिजली चली जाएगी। अश्वथ उसे देखता रह गया और फिर उसने जोर से अपना सिर झटका और क्लोजेट रूम में चला गया। वहां 2 क्लोजेट रूम थे। उसने टिया के लिए कपड़े निकाले और बेड पर रख दिए और अपने क्लोजेट रूम में चला गया। टिया भी जल्दी से नहा धोकर बाथरोब पहनकर बाहर आई, अपने कपड़े लिए और फिर बाथरूम में कपड़े पहनने के लिए चली गई। उसने एक सफेद रंग की शर्ट और नीचे ब्लैक स्कर्ट पहन रखी थी जिसकी लेंथ घुटने तक थी। अश्वथ भी अपना कोट और हाथ में नेकटाई लिए आ गया और उसके पीछे खड़ा हो गया। अश्वथ ने भी व्हाइट शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक हाफ जैकेट और ब्लैक फॉर्मल पैंट पहन रखी थी और साथ में फॉर्मल शूज। उसकी कलाई में उसकी रिस्ट वॉच थी। टिया जो अभी बड़ी अदाओं के साथ अपने बालों को झटक रही थी, उसे होश ही नहीं था कि उसके पीछे अश्वथ खड़ा है। उसने अपने बालों को पीछे की तरफ झटका जो अश्वथ के चेहरे पर जोर से लगे। वो कराह उठा। उसकी आवाज सुनकर टिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मिरर में देखा और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। टिया जल्दी से पीछे मुड़ी और डरते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी सर, मैंने नहीं देखा था कि आप। टिया डर रही थी कि कहीं अश्वथ उसे कोई पनिशमेंट ना दे दे। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा और उसके हाथ में टाई दे दी। टिया ने जल्दी से टाई को पकड़ा और अपने पंजों के बल खड़ी हो गई और अश्वथ के गले में टाई बांधने लगी। उसने उसके कॉलर ऊपर किए, फिर उसके कॉलर का बटन लगाया और टाई को कस दिया। फिर उसके कॉलर को सेट कर दिया। टिया जो पंजों के बल खड़ी थी, बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। अश्वथ जानबूझकर नीचे नहीं झुक रहा था, उसे मजा आ रहा था और टिया मन ही मन उसे कोस रही थी।
वो मन में बोली, इतना लंबा होने का क्या फायदा अगर वो झुक ही नहीं सकता। और वो मुंह भी बना रही थी और अश्वत्थ को ये देखकर बड़ा मजा आ रहा था। टिया ने फाइनली उसकी टाई बांध दी, फिर उसने उसका कोट लिया और उसे पहनाने लगी। वो मन में बोली, मैं जब से आई हूँ तब से मैं ये सब कर रही हूँ, पहले कौन करता होगा। अश्वत्थ ने क्लोजेट के मिरर में ही अपने हेयर सेट कर लिए थे और परफ्यूम भी लगा लिया था। फिर भी वो मिरर में खुद को देखने लगा। उसके ऐसा करने से टिया को लगने लगा जैसे वो उसे चिढ़ा रहा हो कि वो उससे ज्यादा खूबसूरत है। टिया उसे घूरकर देखने लगी। अश्वत्थ ने उसकी घूरती नजरों को मिरर में ही देख लिया था। टिया उसे बहुत प्यारी लग रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो टिया को पकड़कर किस कर ले। जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया वैसे ही वो खुद को डांटते हुए मन में बोला, मेरा दिमाग सच में खराब हो गया है, क्या उटपटांग सोच रहा हूँ। और टिया को इग्नोर करके चला गया। टिया ये देखकर बहुत चिढ़ना महसूस कर रही थी। वो मन में बोली, सर, और उसके पीछे पीछे गई। सब लोग उसी वक्त ब्रेकफास्ट के लिए आ रहे थे। टिया के फेस पर इतना गुस्सा देखकर वो लोग कभी अश्वत्थ को देखते तो कभी टिया को। अश्वत्थ तो हमेशा की तरह शांत था पर उसकी आंखों में आज एक शरारत थी। अब्रम बोला, अब इस आदमी ने क्या किया है, यह आज नॉटी मूड में लग रहा है। तो आदित्य बोला, तो क्या मैं चाचा बनने वाला हूँ। तो सब उसे देखने लगे क्योंकि वो बहुत जोर से बोला था। दादाजी भी उसे देखने लगे। फिर वो भी उम्मीद भरी नजरों से अश्वत्थ और टिया को देखने लगे जो हैरान होकर आदित्य को देख रहे थे। अश्वत्थ ने जब दादाजी को देखा तो वो मन में बोला, ये आदित्य का बच्चा भी ना, जब देखो उसे चाचा बनने की पड़ी रहती है। टिया मन में आदित्य को कोस रही थी कि हर बार वो ये बात क्यों कहता रहता है कि वो चाचा बनना चाहता है। वो कुछ नहीं बोली और सबको गुड मॉर्निंग विश किया। सबने भी एक दूसरे को विश किया और अपनी अपनी चेयर पर आकर बैठ गए। सब लोग चुपचाप अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एक भयानक शांति पसरी हुई थी। दादाजी की नजरें अश्वत्थ पर ही टिकी हुई थी। अश्वत्थ से ये जानने की उम्मीद कर रहे थे कि क्या आदित्य सच कह रहा था। अश्वत्थ ने बिना कुछ कहे ब्रेकफास्ट खत्म किया और वो लोग ऑफिस के लिए निकल गए। दादाजी ने टिया को अपने पास बुलाया और बोले, बेटा क्या तुम। तो बीच में ही टिया बोली, ऐसा कुछ नहीं है दादाजी, आदि भैया तो ऐसे ही बोल रहे थे, आपको तो पता ही है वो हर बात पर यही डिमांड करते हैं। तो दादाजी बोले, क्या मेरा निकम्मा पोता इतना निकम्मा है कि वो तुमसे दूर रहता है। तो टिया ये सुनकर हैरान रह गई। उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। दादाजी बोले, मुझे पता है मेरा पोता एक नंबर का नालायक है, उसे कुछ नहीं आता, तुमसे शादी कर ली पर अब भी वो तुमसे दूर भागता है। कहीं वो सच में जो लोग कहते हैं वही तो नहीं है। टिया ये सुनकर हैरान होकर दादाजी को देखने लगी और मन में सोचने लगी, सर के दादाजी भी उन्हें वो समझते हैं। दादाजी, सच में सर के दादाजी ही है ना, या फिर सर को कहीं से उठाकर तो नहीं लाए हैं। हे भगवान, क्या सर सच में। वो भी यह सोचने लगी। फिर उसे एकदम से उसके और अश्वत्थ के कुछ रोमांटिक पल याद आ गए। वो मन में बोली, पर उनकी हरकतों से तो नहीं लगता कि वो है। मैं भी क्या सोच रही हूँ। दादाजी बोलते ही जा रहे थे, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दादाजी के मुंह से अश्वत्थ के बारे में इतनी सारी बातें सुनकर तो टिया का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी एक सर्वेंट आए और बोली, दादाजी, मिस्टर कल्याण आए हैं, वो यंग मैडम से अपनी वाइफ की पेंटिंग बनवाना चाहते हैं। तो दादाजी बोले, मिस्टर कल्याण। उन्हें याद आया कि मिस्टर कल्याण कौन थे। वो बोले, ठीक है, तुम उन्हें गार्डन में ले आओ। दादाजी और टिया गार्डन में लगे सोफे पर बैठे थे। फिर वो सर्वेंट चली गई और दादाजी बोले, बेटा एक काम करो, तुम अपना सारा सामान यहीं पर ले आओ। तो टिया बोली, जी दादाजी, और चली गई। मिस्टर कल्याण अपनी सेक्रेटरी के साथ आए थे। उन्होंने दादाजी को ग्रीट किया। दादाजी ने उन्हें इज्जत के साथ अपने सामने के सोफे पर बैठने को कहा। उनकी सेक्रेटरी उनके पीछे खड़ी हो गई। तभी एक सर्वेंट मिस्टर कल्याण के लिए खाने पीने का सामान लेकर आई और टेबल पर रखा और उन्हें सर्व किया। दादाजी बोले, आप तो टैलेंटेड आर्टिस्ट्स को लोगों से रूबरू करवाते हैं ना। तो मिस्टर कल्याण बोले, हाँ मिस्टर आर्यन, और मुझे खुशी है कि मैं मिसेस टिया आर्यन के लिए ये काम करने वाला हूँ। ये सुनकर दादाजी बहुत खुश हुए और वो बोले, मेरी पोता बहू सच में बहुत टैलेंटेड है, वो आपको निराश नहीं करेगी। तभी कुछ सर्वेंट्स पेंटिंग बनाने का सारा सामान ले आए और कुछ दूर पर सारा सामान रखा और तख्त पर सब कुछ सेट कर दिया। टिया भी आ गई और उसने भी मिस्टर कल्याण और उसकी सेक्रेटरी को ग्रीट किया। मिस्टर कल्याण और उसकी सेक्रेटरी ये देखकर हैरान थे कि टिया कोई 18-19 साल की लड़की लग रही थी और अब भी उसमें बचपना नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। दादाजी बोले, यह मेरी पोता बहू है, मेरे पोते की बीवी। तो मिस्टर कल्याण बोले, बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी बेटी की उम्र की है। तो टिया के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने कलर्स का बॉक्स निकाला और उसने अपने कपड़ों पर कलर्स न लग जाए इसके लिए एप्रन पहन लिया और एप्रन के पॉकेट में बहुत सारे ब्रश रख लिए। वो एकदम प्रोफेशनल आर्टिस्ट लग रही थी। वो बोली, आपकी वाइफ। तो सेक्रेटरी ने तुरंत मिसेस कल्याण की फोटो उसे दे दी। टिया ने ध्यान से फोटो को देखा।
टिया की बहुत अच्छी याददाश्त थी, उसने वो फोटो दूसरे तख्त में चिपका दी और मिस्टर कल्याण से बोली, आप अपनी वाइफ के बारे में बताए। तो मिस्टर कल्याण और उनकी सेक्रेटरी उसे हैरान होकर देखने लगे। टिया बोली, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तो दादाजी बोले, मेरी पोता बहू के कहने का मतलब है कि आप अपनी वाइफ के बारे में बताए, उनका व्यवहार कैसा था आपके प्रति, सब कुछ बताए। मेरी पोता बहू तस्वीर देखकर नहीं बनाती, बल्कि इंसान का मन और अच्छे आचरण देखकर बनाती है। तो मिस्टर कल्याण को समझ आया और वो अपनी बीवी के बारे में बताने लगे। वो शुरू से बता रहे थे, जब से उनकी शादी हुई थी। टिया के हाथ भी उतनी ही तेजी से चल रहे थे। वो बीच बीच में एक झलक तस्वीर को देख लेती और मिस्टर कल्याण की बातों को सुनती रहती। मिस्टर कल्याण की सेक्रेटरी तो आंखें फाड़कर टिया को देखे जा रही थी। वो लोग तस्वीर को नहीं देख रहे थे, क्योंकि तख्त उनकी तरफ था। मिस्टर कल्याण बता रहे थे उनकी वाइफ सच में एक काइंड पर्सन थी। उनके कहने पर ही उन्होंने अपने देश के आर्टिस्ट को और देश की कला को आगे बढ़ाने का बिजनेस स्टार्ट किया था, जिससे टैलेंटेड लोगों को उनकी पहचान मिल सके। लगभग 3 घंटे बाद टिया के हाथ रुक गए। मिस्टर कल्याण तो पहले ही चुप हो गए थे। फिर टिया अपने कलर बॉक्स को बंद करते हुए बोली, आप देख लीजिए, और तख्त को उनकी तरफ घुमा दिया। जब उन्होंने पेंटिंग देखी तो वो देखते ही रह गए। सेक्रेटरी तो पहले से ही हैरान थी और अब और ज्यादा हो गई थी, और मिस्टर कल्याण खुशी से उठ खड़े हुए और टिया के पास जाकर बोले, मैं यही ऐसा ही पेंटिंग चाहता था, मैं यही एक्सप्रेशन अपनी वाइफ के पोर्ट्रेट में देखना चाहता था, वो एक्सप्रेशन जो मैं अपने लिए उसकी आंखों में देखता था। और वो पेंटिंग को देखने लगे और फिर टिया को देखकर बोले, थैंक यू सो मच मिसेस आर्यन। तो टिया ने हल्का सा स्माइल किया। दादाजी बहुत खुश थे। मिस्टर कल्याण बोले, आपको पता है आप एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैं आपके लिए काम करने वाला हूं। ये सुनकर टिया हैरान रह गई। मिस्टर कल्याण बोले, हाँ, आपके हस्बैंड ने मुझे स्पेशली कहा, और अगर वो नहीं भी कहते तो भी ये पेंटिंग देखने के बाद मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करता कि वो मुझे आपके लिए काम करने का मौका दें। टिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मिस्टर कल्याण बोले, 1 हफ्ते बाद एक ग्रैंड एग्जीबिशन है। क्या टिया अपनी माँ की तरह ही एक बड़ी पेंटर बन जाएगी? अश्वथ और टिया के बीच की नज़दीकियाँ ऐसे ही बढ़ती रहेंगी या फिर कोई नई मुसीबत आ जाएगी मासूम टिया की जिंदगी में? चैप्टर 28 टिया आर्यन कॉर्पोरेशन में। दिन, आर्यन पैलेस। ग्रैंड एग्जीबिशन वो जगह है जहाँ पेंटिंग्स पर बोली लगाई जाती है। और आप तो एक बेहतरीन आर्टिस्ट है, और ये जान लीजिए कि आपकी पेंटिंग्स देखने के बाद आपको फेम मिलेगा। ये सुन के टिया अपना सिर खुजलाते हुए दादाजी को देखने लगी। दादाजी बोले, बेटा तुम मुझे क्यों देख रही हो? टिया बोली, दादाजी ऑक्शन में क्या मैंने जो पेंटिंग्स अभी बनाई हैं वो देनी पड़ेंगी? ये सुनकर दादाजी तुरंत बोले, बिल्कुल नहीं, वो तो हम सबकी पेंटिंग्स हैं, उन्हें कौन खरीदेगा? हालांकि मेरे दोनों नालायक पोतों और उनके दोस्तों को लड़कियां बहुत पसंद करती है, लेकिन वो उनकी पेंटिंग्स नहीं खरीदेगी। मिस्टर कल्याण कंफ्यूज होते हुए बोले, तो क्या कोई और पेंटिंग्स नहीं है? टिया बोली, हैं, पर मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी होगी। मिस्टर कल्याण बोले, ओके, फिर ऑक्शन के 2 दिन पहले मैं खुद पेंटिंग्स लेने अपने स्टाफ के साथ आऊंगा। दादाजी ने हामी भरी। फिर मिस्टर कल्याण अपनी वाइफ की पेंटिंग लेकर उन्हें अलविदा कहकर चले गए। तभी ओरियन आया। दादाजी बोले, तुम वापस कैसे आ गए? तो ओरियन बोला, दादाजी कहाँ से आया हूँ। ये सुनकर टिया हैरान होकर ओरियन को देखने लगी। उसने कभी ओरियन को मजाक करते हुए नहीं सुना था। दादाजी अपनी छड़ी से ओरियन को मारते हुए बोला, नालायक, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वापस कैसे आना हुआ। ओरियन बोला, बिग बॉस ने यंग मैडम को ऑफिस लाने को कहा है, इसलिए वापस आया हूँ। तो दादाजी बोले, ऑफिस किस लिए? ओरियन बोला, अब मुझे क्या पता, वैसे भी आजकल वो पागल जैसे बिहेव करने लगे हैं, क्या पता उन्हें दौरा पड़ गया हो। ये सुनकर दादाजी अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोले, सीधे सीधे बोलो। ओरियन बोला, दादाजी जाहिर सी बात है, वो यंग मैडम को सबसे मिलवाना चाहते हैं, और वैसे भी ऑफिस के लोग ये बात किसी को नहीं बताएंगे, वरना उन्हें 1 करोड़ की पेनल्टी फीस भरनी होगी। आर्यन कॉर्पोरेशन की कोई भी बात कोई बाहर किसी को नहीं बता सकता। जब ये बात टिया ने सुनी तो वो मन ही मन बोली, 1 करोड़ की पेनल्टी फीस, ये हमेशा 1 करोड़ का ही कर्जा क्यों ठोकते हैं? और अजीब तरीके से ओरियन को देखने लगी। ओरियन बोला, यंग मैडम, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो टिया ने ना में सिर हिलाया और अपना एप्रन निकाल दिया। दादाजी बोले, ध्यान रखना वहां उसे कोई परेशान ना करे, अगर कोई ऐसा करे तो उसे फायर कर देना। ओरियन मन में बोला, अगर आप नहीं भी कहेंगे तो आपका राक्षस पोता ये जरूर करेगा। टिया ने सारा सामान सर्विस स्टाफ को अंदर ले जाने को कहा और वो ओरियन के साथ चली गई। वो दोनों गाड़ी में बैठे और फिर आर्यन कॉर्पोरेशन के लिए निकल गए। टिया विंडो से झांककर बाहर का नजारा देख रही थी। 1 घंटे में वो आर्यन कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग के एंट्रांस पर पहुंचे। टिया ने विंडो से झांककर बिल्डिंग को देखा, वो हैरान रह गई। वहां 4 बहुत बड़ी और ऊंची बिल्डिंग्स थीं। एक में LFG
एक में ए और टी का लोगो था और एक में ए और आई का लोगो था। टिया हैरान होकर देख रही थी। ओरियन ने कार पार्किंग में कार पार्क कर दी थी और बैक सीट का दरवाजा खोलने के लिए आया। वो एक पल के लिए डर ही गया था। टिया विंडो से अपना सिर निकालकर बिल्डिंग को ऐसे देख रही थी जैसे उसने ऐसी बिल्डिंग्स कभी देखी ना हो। ओरियन बोला, यंग मैडम आप ठीक तो है ना? टिया बोली, बाप रे इतनी ऊंची बिल्डिंग। ओरियन बोला, यंग मैडम आपके हस्बैंड की है। टिया ने खुद को नॉर्मल किया। ओरियन ने टिया के लिए दूर ओपन किया। टिया गाड़ी से बाहर निकली। ओरियन बोला, आप मुझे फॉलो कीजिए। टिया ने हाँ में सिर हिलाया। ओरियन आगे चलने लगा और टिया उसके पीछे। जब वो बिल्डिंग के एंट्रांस पर पहुंचे तो वहां 2 गार्ड्स खड़े थे। ओरियन ने अपने पॉकेट से एक कार्ड निकाला और वहां लगी एक मशीन पर स्वाइप किया, फिर उन गार्ड्स से कुछ कहा। उन गार्ड्स ने टिया को ग्रीट करते हुए एक साथ कहा, वेलकम मिसेस आर्यन। टिया ने भी उन्हें ग्रीट किया, फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर गए। टिया अंदर का नजारा देखकर भौचक्की रह गई। उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो जन्नत में आ गई हो। सब तरफ एकदम शांति थी। सब लोग अपना काम कर रहे थे। ओरियन रिसेप्शन पर गया जहां 3 लड़कियां अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थीं। ओरियन बोला, एक्सक्यूज मी। वो लड़कियां एक साथ ओरियन को देखने लगी। ओरियन बोला, बिग बॉस को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं आया हूं। तो एक लड़की बोली, यस सर, और अश्वथ को कॉल करके बता दिया। अश्वथ एक मीटिंग में था, लेकिन उसने कॉल रिसीव करके ये बात सुन ली और फिर से मीटिंग में बिजी हो गया। वो लड़की समझ गई कि उनके बॉस ने उन्हें अपने कैबिन में आने को कहा है। बाकी 2 लड़कियां अपना काम छोड़कर टिया को देख रही थी। टिया हैरान होकर इधर उधर देख रही थी। ओरियन बोला, मिस पायल। तो पायल जल्दी से होश में आए और बोली, आप उनके कैबिन में चले जाए। तो ओरियन बोला, थैंक यू। फिर उसने टिया को देखा और बोला, यंग मैडम आप मेरे साथ चलिए। जब उन्होंने ओरियन के मुंह से यंग मैडम सुना तो वो लोग हैरान रह गए। उन्हें इन 2 शब्दों से समझ आ गया था कि वो अश्वथ की वाइफ है। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बॉस ने फाइनली शादी कर ली थी, और वो भी इतनी छोटी एज की लड़की से। उनके जाते ही वो तीनों एक दूसरे को देखकर बातें करने लगी। उन सब के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। वो तीनों तो हैरान थी। वहां पर जितने लोग थे वो सब भी हैरान थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ओरियन और टिया एलिवेटर में पहुंचे। ओरियन ने 39 फ्लोर का बटन दबाया। टिया मन में बोली, उनका कैबिन 39 फ्लोर पे है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उस बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं। वो हैरान थी जब वो 39 फ्लोर पर पहुंची। सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट का सारा स्टाफ ओरियन के साथ एक लड़की को देखकर हैरान था। वो जानते थे कि वो कोई आम लड़की तो नहीं होगी। वो लोग आपस में ही बातें कर रहे थे कि वो लड़की कौन हो सकती है। तभी रचित टिया का वेलकम करने आ गया और उसको ग्रीट करते हुए बोला, यंग मैडम बॉस अभी मीटिंग में है, आप उनके कैबिन में उनका वेट करिए। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप इंटरकॉम से ऑर्डर दे सकती हैं। तो ओरियन बोला, दे सकती है का क्या मतलब है? रचित बोला, सॉरी ऑर्डर दे दीजिए, मेरी जबान फिसल जाती है। वो टिया को अश्वथ के कैबिन में ले गए। टिया अश्वथ का कैबिन देखकर और ज्यादा हैरान रह गई। उसका कैबिन किसी राजा की स्वीट से कम नहीं लग रहा था। वो बहुत लग्जूरियस था। रचित बोला, आप सोफे पर बैठकर वेट करिए। फिर टिया चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। ओरियन भी चला गया था। रचित सीधे सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में गया। वहां पहले ही रचित के टिया को ग्रीट करने को लेकर बातें चल रही थी। उन्हें एक बात समझ आ गई थी कि वो लड़की हो ना हो कोई बहुत पावरफुल लेडी है। रचित के आते ही सबने उन्हें विश किया। सबको जानने की इच्छा थी कि वो लड़की कौन है, पर कोई भी ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पर सबको इतना पता था कि उनके सीईओ के कैबिन में उनकी इजाजत के बिना कोई नहीं जा सकता था, कोई लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। वहां सब अपने सीईओ के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो लड़की जरूर या तो सीईओ की गर्लफ्रेंड होगी या फिर कोई ऐसी लड़की जिससे सीईओ बहुत क्लोज है। रचित बोला, सीईओ के कैबिन में उनकी वाइफ उनका वेट कर रही हैं। जैसे ही रचित ने वाइफ कहा, सब लोग हैरान होकर रचित को देखने लगे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अभी जो सुना क्या वो गलत है। रचित उन्हें ऐसे देखकर बोला, हाँ सीईओ ने शादी कर ली है और उनकी वाइफ उनके कैबिन में वेट कर रही है। सीईओ को अभी भी काफी टाइम लगेगा मीटिंग में, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूं कि अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो तुरंत आपको उनके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो आप सबको पता है सीईओ उनके साथ क्या करेंगे। आप लोगों को उनके खाने पीने की चीजों का भी ख्याल रखना होगा, या यूं कहूं तो सीईओ की वाइफ को नाराज करना मतलब सीईओ को नाराज करना होगा। ये सुनकर पूरा सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट कांप गया और हाँ में जवाब दिया। फिर रचित वहां से चला गया। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सीईओ ने शादी कर ली थी। वो लोग बस एक दूसरे का फेस देख रहे थे।
फिर अचानक से वो लोग खुशी से चीयर अप करने लगे। उन्हें अब पता था कि उनके बॉस मैरिड हैं। उन्हें बहुत खुशी हुई कि फाइनली सीईओ ने शादी कर ली, पर लड़कियां उदास भी थी जो अश्वथ को पसंद करती थी। उन्हें पता था कि वो अश्वथ के आमने सामने भटकने के भी लायक नहीं थी, फिर भी वो उसे पसंद करती थी। अब तक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ये खबर पहुंच चुकी थी कि अश्वथ ने शादी कर ली है और उसकी वाइफ आर्यन कॉर्पोरेशन आई है। ये खबर उन्हें अपने डिपार्टमेंट के मेंबर से मिली थी जो ग्राउंड फ्लोर पर फ्रंट डेस्क पे थे। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर यह सच था। और पर कुछ डिपार्टमेंट्स इस खबर से बेखबर थे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को किसी दूसरे डिपार्टमेंट को न्यूज़ देने के लिए मना किया गया था। मतलब कोई भी न्यूज़ कोई भी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को या उनके किसी भी स्टाफ मेंबर को नहीं बता सकता था। ये कंपनी रूल था। टिया अश्वथ के कैबिन में सोफे पर चुपचाप बैठी थी। वो वहां अकेली थी। वो मन में बोली, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए, मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी। तभी दूर नॉक हुआ। टिया एकदम से अटेंशन में खड़ी हो गई। दरवाजा खुला और सेक्रेटरी नैना बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर अंदर आई और टिया को ग्रीट करते हुए बोली, वेलकम मिसेस आर्यन, आप कुछ खाना चाहेंगी। टिया ने भी मुस्कुराकर उसे ग्रीट किया। नैना ने टिया को ध्यान से देखा। नैना को टिया बहुत अच्छी लगी। टिया खाने पीने के सामान को देख रही थी। नैना ने कॉफी टेबल पर सारा सामान रख दिया और बोली, मिसेस आर्यन, क्या आपको भूख लगी है। तो टिया बोली, हाँ, और खाने को देखने लगी। तो नैना बोली, क्या आपको कुछ और चाहिए। टिया सोचते हुए बोली, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। सोचते हुए बोली, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। टिया, तो नैना बोली, यस मैम। फिर नैना उसे ग्रीट करके चली गई। टिया ने खाने को देखा। वहां पर उसके सामने बहुत टेस्टी और डिलिशियस डिशेस रखी हुई थी। जब उसने मोमोज देखे तो वो खुशी से उछल पड़ी और जल्दी से वो बॉक्स खोला और वो उसे खाने ही वाली थी कि उसे याद आया कि उसने हाथ तो धोए नहीं है। वो जल्दी से भागकर बाथरूम में गई और हाथ धोकर आए और फिर खाने पर टूट पड़ी। वो नहीं चाहती थी कि अश्वथ आ जाए और उसे ये सब खाने से मना कर दे, पर उसे नहीं पता था कि अश्वथ ने ही वो सब उसके लिए ऑर्डर करवाया था। टिया ने पेट भर के खाया। आज तो उसने ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लिया था। वो अपने पेट पर हाथ फेरने लगी और सोफे पर सिर टिकाकर बोली, बहुत दिनों बाद इतना डिलिशियस खाना खाने को मिला है। और फिर वो वही लापरवाही के साथ सो गई। उसे तो पता ही नहीं चला कि अश्वथ मीटिंग खत्म करके सीधे अपने कैबिन में आ गया था। जब सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने अपने सीईओ को इतनी जल्दी और खुश होते हुए अपने कैबिन में जाते हुए देखा तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो लड़की सच में उनकी वाइफ है। और वो आज अश्वथ को खुश देखकर हैरान थे, वरना तो वो हमेशा बिना एक्सप्रेशन के ही रहता था। अश्वथ जब अंदर आया तो वो आकर टिया को गले लगाना चाहता था। क्या होगा टिया के साथ अश्वथ के ऑफिस में। टिया और अश्वथ के बीच नज़दीकियां बढ़ रही थी, पर क्या ये कहानी इतनी ही प्यार से आगे बढ़ेगी या फिर कोई नई मुसीबत इन दोनों को घेर लेगी।